मित्रों नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट कानपुर पुनः आपके समक्ष आज एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। और जो आज का विषय है वो ये है कि परिवाद, कंप्लेंट, इस्तिगासा। आप जानते हैं हिंदी में इसको परिवाद कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कंप्लेंट केस कहते हैं, वह उर्दू शब्द इसका जो है इस्तिगासा है। क्योंकि जो लोग जैसे समझते हैं उस भाषा को मैंने यूज़ किया है आपके सामने। आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमारे एक शुभचिंतक व्यूअर ने ये कहा है कि सर परिवाद पर आप एक वीडियो बनाएं जिसमें कि ये बतावें कि निष्पक्ष विवेचना कैसे होगा। तो पहले तो मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि परिवाद में विवेचना, निष्पक्ष विवेचना जो आपने कहा है, आपका कहने का जो तात्पर्य है वो पुलिस के द्वारा विवेचना कराया जाना है। मैं समझता हूं कि आप गलत सोच रहे हैं। परिवाद जो कि 190 सीआरपीसी के तहत जब हम माननीय न्यायालय के समक्ष जब लाते हैं तो उसमें पुलिस की ओर से कोई विवेचना किए जाने की कोई बात ही नहीं होती है। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। क्यों? जब आप पुलिस के पास जब आप जाते हैं 156(3) की कार्रवाई के तहत या कोई एफआईआर आप कराते हैं तब वहाँ पुलिस की रोल होती है। वहाँ पुलिस जो भी आपके मामले को जिस ढंग से विवेचना करे और उसके बाद वो मामले को माननीय न्यायालय में वो चार्जशीट दाखिल करे, फिर कोर्ट का प्रक्रिया चालू हो। लेकिन जब आपको पुलिस से न्याय नहीं मिलती है, आपके मामले की संज्ञान पुलिस नहीं लेती है, एफआईआर नहीं होती है, तब आप जाकर के कहीं माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल करते हैं। और परिवाद जो 190 सीआरपीसी के तहत आप दाखिल करते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट को 190(1) के तहत संज्ञान लेने की पावर है। और अब आपको बता दें कि जो हमारी 1860 जो सीआरपीसी है उसके तहत तो जो आपकी धारा है वो 190 है सीआरपीसी, लेकिन जो अब हमारी नई जो बीएनएसएस जो आई है उसकी धारा जो है हमारी 210 है। तो इस प्रक्रिया को समझें पहले आप कि परिवाद कब दाखिल करें, क्यों दाखिल करें, वो कैसे दाखिल करें, इस पर मेरा आज का वीडियो है। अगर किसी मामले में पुलिस से आपको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है या यूं कहें कि आप 156(3) में गए और माननीय न्यायालय को लगा कि नहीं इसमें आपके पास पर्याप्त सबूत है, आप बिना किसी पुलिस की विवेचना का अपनी बात आप न्यायालय में रख सकते हैं, तो माननीय न्यायालय उस मामले को संज्ञान लेकर के और फिर आगे बढ़ाती है। या ऐसे भी आप अगर कोई प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं परिवाद के रूप में, कंप्लेंट केस के रूप में, तो आप अपनी गवाही देते हैं जो कि हमारी पुरानी जो धारा है सीआरपीसी की 200 के तहत आपका बयान होता है। फिर आपके जो गवाहान होते हैं उनके 202 के तहत बयान होते हैं। और उसके बाद कोर्ट समनिंग करती है। अगर उसको कोर्ट को लगा कि मामला रिलीवेंट है और जायज़ मामला है तो कोर्ट उस पर फिर सम्मन के द्वारा तलब करती है मुलजिमानों को। फिर जब मुलजिम आते हैं उसमें अपना वो बेल कराते हैं। बेल कराने के बाद में फिर एक स्टेज आता है आपका 244 का। 244 वही होता है जिसमें कि चूँकि मैं बात बता रहा हूँ वो पुराने सीआरपीसी के आधार पर है, लेकिन 244 की जगह अगर आप बीएनएसएस की धारा देखेंगे तो 267 हो जाता है। 244 के तहत आप इस बात को ध्यान रखिए। और फिर मैं कहूँगा कि जब आपका जैसे वहाँ पर आपके गवाही गुजरते हैं तो गवाही वही आधार होता है जो आपने 200 की बयान में आपने अपनी बात को कहा है। उसी बात पर जो विपक्षी अधिवक्ता होते हैं वो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, जिरह करते हैं, पूछताछ करते हैं। और माननीय न्यायालय अगर चाहे तो 245 जो हमारी धारा है सीआरपीसी की, तो 245 तो आपकी सीआरपीसी की हो गई और बीएनएसएस की धारा जो है वो 268 है। इस बात को भी ध्यान रखें। वहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि नहीं ये डिस्चार्ज का ग्राउंड बनता है, उन्मोचन का ग्राउंड बनता है, अर्थात मुलजिमान को उस मामले में उनको दोष मुक्त किया जा सकता है, तो 245 के स्टेज में आपकी अगर साक्ष्य में दम नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में दम नहीं है, तो ऑनरेबल कोर्ट फिर दोष मुक्त कर सकती है, अर्थात उन्मोचन कर सकती है। लेकिन फिर लगता है कि नहीं आपके मुकदमे में, आपके परिवाद में, आपकी बातों में, आपके संवाद में, आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में दम है, तो 246 का स्टेज फिर चालू होता है। अब वहाँ पर आप चाहें तो आप ये ऑनरेबल कोर्ट को बता सकते हैं कि साहब जो हमारा 200 का बयान है और जो हमारा 244 का बयान है
जो कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, उसी बयान को 246 में माना जाए। तो वहाँ पर ध्यान रखिए कि जो आप बोलते हैं, न्यायिक पटल पे जो आपकी संवाद आया है, उसके आधार पर फिर माननीय जो न्यायालय होता है वो 248 में दोष सिद्ध कर सकती है या दोष मुक्त कर सकती है। मतलब दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आपके बयान पर जो आप चाहें उसके आधार पर कोर्ट ऐसा कर दे, ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि परिवाद दाखिल करने में आपको किन बातों पर ध्यान रखना है। एक तो आप न्यायालय में अपनी आप सही तथ्य को रखें आप। फिर जो आपके गवाहान हैं, जो कि आप पुरानी सीआरपीसी के आधार पर हम कहें कि 202 के तहत जो बयान होते हैं, वो उनके बयान भी सटीक होने चाहिए। क्योंकि अगर बयान में कोई ऐसी बात अगर कोर्ट ने पकड़ा या माना कि हाँ ये तो गलत है, तो फिर आपका पूरा परिवाद बेकार जाता है। और कारण क्या है, देखिए दो बातें हैं कि एक तो सामान्यतः जो हम लोग का प्रयास होता है कि आपका कोई भी मुकदमा पहले तो एफआईआर हो जाए, स्टेट केस के रूप में हो जाए। जब स्टेट केस में होता है तो ये मान लीजिए कि आप थाना गए, थाने में जाकर के आपने अपनी तहरीर दिया, एफआईआर हुई, पुलिस की विवेचना हुई। तो वहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी होता है, मुलजिम होता है, उसको कोर्ट का चक्कर लगाना होता है। आप केवल 1 या 2 बार जा कर के आप अपने मुकदमे में गवाही पेश करते हैं। जैसे अभियोजन की तरफ से मान लीजिए आपके सरकारी वकील होते हैं, अगर आपने प्राइवेट वकील नहीं रखा तो भी वो आपकी बात को वहाँ पर बढ़ाते हैं आगे, और आपके अनुपस्थिति में भी वो पैरवी करते हैं। लेकिन परिवाद में क्या है, परिवाद में सामान्यतः आपको लगभग हर तारीख पर आपको ध्यान देना होता है, और अगर आप नहीं हैं तो आपके जो एडवोकेट होते हैं उनको ध्यान देना होता है। क्यों, अगर उन्होंने कहीं पैरवी में हिला हवाली किया तो ये ध्यान रखिए कि नॉन प्रेजेंस में आपके मुकदमे खारिज हो सकते हैं, या कोर्ट 1-2 बार सम्मन दे करके और फिर चाहें तो उधर से उनकी बात को सुन करके उस मामले का निपटारा कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि परिवाद में अगर आपकी पैरवी में कहीं भी कोताही हुई, हिला हवाली हुई, तो उसका जो फ़ायदा होता है वो विपक्षी अभियुक्त को मिलता है। लेकिन वही जब स्टेट केस होता है तो स्टेट केस में क्या होता है, आप इस बात को समझते हैं कि वहाँ पर पुलिस की जो रोल होती है वो ऑनरेबल कोर्ट जैसे ही गवाहों को पेश करती है, सम्मन या वारंट देती है, तो पुलिस के माध्यम से पुलिस उनको जाकर सूचित करती है, और वहाँ पर उस मुकदमे को ये मान के चलिए कि पुलिस के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट संज्ञान में लेकर के उस मामले को बढ़ाती है। लेकिन परिवाद के मामले में, कंप्लेंट के मामले में क्या है कि आप अगर सक्षम नहीं हैं, आप अगर जागरूक नहीं हैं, तो ये मान के चलिए कि पूरा मेहनत आपका बेकार जाता है। और इस बात को भी समझ लीजिए कि जो बंधु ने हमसे पूछा कि सर निष्पक्ष विवेचना कैसे होगी, तो निष्पक्ष विवेचना, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि निष्पक्ष विवेचना की कोई बात ही नहीं है। न्यायिक पटल पर आपको खुद खड़ा होकर के अपनी बात को रखना होता है, और अगर आप पीछे हटे तो फिर पूरा मुकदमा, पूरा आपका परिवाद बेकार जाता है। और ये चूँकि परिवाद का मुकदमा आप देखें तो न केवल ऐसे सामान्यतः एक परिवाद 200 और ये मैं ये कहूँ कि 202 या 200 बीएनएसएस के तहत 223 का मामला बनता है। लेकिन अगर इसी मामले को हम किसी और मामले में देखें, जैसे 125 सीआरपीसी जब भरण पोषण में जाते हैं, तो वो भी एक परिवाद के रूप में होता है। भले उसमें दोनों प्रक्रिया है, सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, लेकिन अगर आप जिस दिन मुकदमे की पैरवी छोड़ते हैं तो विपक्षी को इसका पूरा फायदा मिलता है, और ये मान के चलिए कि आपकी गैरहाजिरी में पूरा मुकदमा आपका बेकार चला जाता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ परिवाद पर आपका ये जो वीडियो है वो परफेक्ट है, और मैं ये भी कहूँगा कि आपके आगे जो भी कमेंट होंगे निश्चित रूप से हमारे वीडियो में वो शामिल होंगे। लेकिन आप भी अपना कर्तव्य निभाएं, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइबर बने, बेल बटन को दबावें और इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।